हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लाए हैं? आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए वीडियो। ध्यान रखिए कि क्लास 9th में दो कोर्सेज चलते हैं, कोर्स ए और बी। हमने अभी तक कवर कराया है आपका कोर्स ए। कोर्स ए का मैं पूरी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, जिसमें आपकी दोनों ही बुक व्याकरण और लेखन हमने कंप्लीट करा दिया है विद एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड सम प्रैक्टिस पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ चुके हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो क्लास 9th के बच्चे जो अभी अभी 8th से आए हैं, 9th में एग्जाम्स देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए समझ नहीं आता कि कैसे कैसे करना है। तो देखिए, एग्जाम में आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो हैं आपके एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन दिया गया है, उसे आपको पूरी तरीके से वर्णन करके लिखना है, लेकिन विद इन वर्ड लिमिट्स। ठीक है, वर्ड लिमिट्स आपके पास में रहेंगी। जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें भी आपको हर एक चीज़ बताते हुए चलूंगी। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ, अगर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक्सप्लेनेशन खत्म करा दिया और हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में भी अभी तक हम कई चैप्टर्स कर चुके हैं। आपने देखा है ना, दो बैलों की कथा है, हमने कंप्लीट कराया। लिहाजा की उर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है, और अब हम आ गए हैं सांवले सपनों की याद। ये हमारा 4th चैप्टर है। तो ध्यान दीजिए कि इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जो हमारे MCQs आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे, वो आएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ शतज बुक से। ठीक है, कृतिका बुक से नहीं आएंगे, व्याकरण से नहीं आएंगे, लेखन से नहीं आएंगे। इन किसी से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आने हैं। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम पैटर्न आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हो। तो इसको मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसमें भी जो MCQs आपके आ रहे हैं सिर्फ क्षितिज बुक से आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक तरीके से आ रहे हैं। वो है, आपको गद्यांश या काव्यांश दिया जाएगा, उस पे 5 प्रश्न रहेंगे, आपको पांचों करने होंगे। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस मैं अब आपको करा रही हूँ। जैसे कि अभी तक आपने जो हमने 3 चैप्टर किए हैं, उनमें भी आपने देखा कि अभी हम गद्य खंड कर रहे हैं ना, तो गद्यांश आधारित हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। उसके बाद संपूर्ण पाठ आधारित भी कुछ प्रश्नों को कर रहे हैं। अभी संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न हम क्यों कर रहे हैं, आपको बता देते। क्या होता है कि भाई, हम अगर एक गद्यांश आपके सामने लेते हैं तो उसके सामने हम सिर्फ आपको 5 प्रश्न दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? सिर्फ 5 प्रश्न दे रहे हैं। लेकिन उस गद्यांश से तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। तो अब सारे तो हम नहीं करा पा रहे, लेकिन मैंने क्या बोला कि सारे नहीं करा रहे, लेकिन एग्जाम के दौरान जब आपका फाइनल एग्जाम्स होगा, तब मैं आपके लिए फिर ऐसी कुछ बहुत सारे प्रश्न को कंपाइल करके लेकर भी आऊँगी, ताकि आप उससे भी प्रैक्टिस कर सको। तो हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एंड में करा देते हैं, जो आपके रहते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, ताकि आप अच्छे से उनको समझ कर सको। ठीक है, तो ये अभी आपका एक प्रैक्टिस है। लेकिन एक चीज़ जो बेसिक में है, आपको ध्यान रखनी है, जब भी किसी भी चैप्टर के किसी भी तरह के प्रश्नों को आप तैयार करने जा रहे हैं या चैप्टर रेडी करने जा रहे हैं, फर्स्ट काम किया करिए, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए और पूरा का पूरा चैप्टर रीड करिए। ये पहली आपकी जो है एक्टिविटी होनी चाहिए। फर्स्ट यू रीड योर चैप्टर, देन जो है आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे आपके क्या कहते हैं वर्णनात्मक प्रश्न हो, या आपकी एक्सरसाइज हो, किसी भी तरीके को। लेकिन पहला काम जो है वो एनसीईआरटी को पढ़ने का काम किया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 1, उसके गद्य खंड का चौथा अध्याय है सांवले सपनों की याद। अब सांवले सपनों की याद जो ये चैप्टर हमारे सामने रखा गया है, ये एक संस्मरण भी है और व्यक्ति चित्र भी है, दोनों का ही मिला जुला एक रूप है। और संस्मरण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके जो राइटर हैं जाबिर हुसैन जी, वो सालिम अली जी के काफ़ी करीब रहे। उनकी मृत्यु से वो इतना ज़्यादा प्रभावित रहे कि उन्होंने अपनी यादों से सालिम अली जी को निकाल कर यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब बहुत सारे प्रश्न ये रहते हैं कि मैम ये संस्मरण नहीं है, व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सालिम अली जी के बारे में बताया गया है। संस्मरण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके जो राइटर हैं इस चैप्टर के, जाबिर हुसैन जी, वो सालिम अली जी के काफ़ी करीब थे। तो उनकी मृत्यु से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो क्षण जो उन्होंने जाबिर हुसैन के साथ बिताए या उन्हें जब जब देखा, उसे पूरी तरीके से एलिब्रेट करके लिखा हुआ है। ठीक है ना,
तो चलिए देखते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ कुछ गद्यांश है। पहला गद्यांश देखिए क्या है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जाबिर हुसैन जी ने जो सालिम अली जी का अंतिम सफर जो निकल रहा है उसे बहुत खूबसूरत शब्दों में बयां किया है। आप ये पूरे पैराग्राफ में देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला, सुनहरे पंखों के परिंदों के खूबसूरत पंखों पर। तो गोल्डन कलर के जो पक्षी होते हैं उनके पंखों पर जो है सांवले सपनों की याद का एक हुजूम। अब ये सांवले सपनों की याद कौन है, ये हैं सालिम अली जी। अब इन्हें सांवले सपनों की यादें क्यों कही है, क्योंकि अब वो इस जीवन में नहीं रहे, है ना। अगर भाई सामने होते तो वो सुनहरे सपने होते, सांवले सपने इसलिए कहा गया क्योंकि अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हुजूम मौत की खामोशी की वादी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि अब उनका जनाजा निकल रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कोई अगर उन्हें रोक सके तो संभव नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता था, जो सालिम अली हैं वो एक बर्ड वॉचर रहे, तो अक्सर पक्षियों के बारे में जानने के लिए वो किसी ना किसी उसमें रहते थे, बाहर मतलब रहते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, अक्सर उन्हें रोक लिया जाता था, अरे आप आज नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए। लेकिन आज जो वो सफ़र शुरू कर रहे थे मौत की तरफ, उसमें कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं था। इस हुजूम के में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अब जब जनाजा चलता है, ठीक है, जब किसी का जनाजा चलेगा तो सबसे आगे कौन चलता है, सबसे आगे चलता है उस व्यक्ति का जनाजा। तो सबसे आगे कौन है, सालिम अली है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ हटाएं। तो वैसे तो क्या कहते हैं, जनाजे को कंधा देते हैं 4 लोग, ठीक है, किसी के भी जनाजे को कंधा देते हैं 4 लोग, लेकिन यहाँ खुद जो उस जनाजे पे लेटा हुआ है वो व्यक्ति खुद अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए। यानी कि आज वो उस सफर पे निकल रहा है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हमेशा जिस सफर पे निकलते थे वो किसी ना किसी मोड़ पे जाके अंत हो जाता था और वो वापस आ जाते थे, लेकिन आज वो जिस सफर पे हैं उसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, ठीक है। क्यों भिन्न है ये तो आपको पता है, हर सफर में वो लौट कर आते थे, मगर इस सफर से वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। यानी कि इस पूरी दुनिया में जहाँ भीड़ भाड़ सब कुछ है, इससे ये आखिरी बार यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि अब नहीं आएंगे वो यहाँ। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यानी कि इन्होंने उस पक्षी से इनको कंपेयर किया है जो अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गा के हमेशा के लिए चुप हो जाता है। ये उसी ही पक्षी की मौत की तरह है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अगर हम उस पक्षी के गीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएं, क्योंकि वो पक्षी जो है ना वो अपने गीत को गाकर मौत को प्राप्त हो जाता है, हम अगर उसके गीत से बहुत प्रभावित हैं तो हम दोबारा सुनना चाहें तो उस व्यक्ति को, उस पक्षी को हम दोबारा जो है हरारत देंगे। होता है ना, जिसके हाथ पैर होते हैं तो हम रगड़ रगड़ के हरारत देने, यानी कि गर्माहट देने की, दिल की धड़कन यानी कि बार बार उसके दिल को पंप करके उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर सालिम अली को आज कोई अपने दिल की धड़कन और शरीर की हरारत देकर उठाने की कोशिश भी करे तो ये पॉसिबल नहीं है, वो जिंदा नहीं हो सकते। तो देखा ना, सालिम अली की मौत और उसके जनाजे को लेकर इन्हें कितना खूबसूरत जो है शब्दों में इसे बयां किया है। अब इस पर जो है आपके पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। हर पैरा के साथ आपके पास में 5 प्रश्न रहेंगे। पहला है, हुजूम का क्या अर्थ है, जन समूह, चिड़ियों का समूह, उपरोक्त दोनों या पशु। तो यहाँ पर हुजूम का जो तात्पर्य है वो है जन समूह, यानी कि बहुत सारे लोगों का। अब जैसे किसी का जनाजा चलता है तो वहां तो कितने सारे लोगों की भीड़ चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जन समूह या हुजूम। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में किस हुजूम की चर्चा है। सालिम अली की अंतिम यात्रा है ना। देखिए क्या है, सालिम अली की शव यात्रा के हुजूम की, आकाश के पक्षियों के हुजूम की, सालिम अली के परिवार की या उपरोक्त सभी की। तो यहाँ किसकी जो है वो चर्चा की जा रही है, वो है सालिम अली की शव यात्रा के हुजूम की चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में वर्णित हुजूम में सबसे आगे कौन है। खुद सालिम अली हैं, बैंड वाले सालिम अली का शव, संतों की टोली या चिड़ियों का समूह। तो क्या है,
सालिम अली का शब्द सबसे आगे है। सालिम अली कहाँ विलीन हो गए? प्रकृति में। प्रकृति में, पंचतत्वों में, आसमान में या भगवान में? तो सही क्या है ये? प्रकृति में। अब देखिए, वैसे तो मरने के बाद व्यक्ति पंचतत्व में विलीन होता है, लेकिन अभी उनको दफनाया नहीं गया है ना, तो इसलिए वो पंचतत्व में विलीन नहीं हुए हैं, अभी वो सिर्फ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो उनकी आत्मा जो है वो प्रकृति में विलीन हुई है। ये बात गद्यांश में बताई गई है। ठीक है। लेखक ने वन पक्षी की उपमा किसे दी है? कौन है वन पक्षी? खुद सालिम अली को ही दी है। चलिए देखते हैं, पक्षियों को, सालिम अली को, खामोश वादियों को या प्रकृति को? तो यहाँ वन पक्षी की जो उपमा दी गई है वो किसको दी गई है? सालिम अली को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा गद्यांश है, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब ये सोया हुआ पक्षी कौन है? खुद सालिम अली है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यानी कि पक्षी क्या है, हम जैसे हम लोग है बोल सकते हैं, हम लोग सब चीजें कर सकते हैं, तो हम आदमियों की निगाह से देखते हैं, लेकिन पक्षी कहीं इनसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो यही चीज उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो आदमियों की निगाह से पक्षी, क्योंकि सालिम अली क्या थे, खुद एक बर्ड वॉचर्स थे, तो वो जब पक्षियों की दुनिया में प्रवेश करते थे तो वो पक्षियों की तरह प्रवेश करते थे। पक्षी किस तरह रहते हैं, खाते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, वो उसी तरीके से रिएक्ट करते थे, उसी तरीके से महसूस करते थे। लेकिन यहाँ पर सालिम अली ने क्या कहा है कि भाई लोग अगर पक्षियों को देखते हैं तो आदमियों की निगाह से देखते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को भी प्रकृति की नजर से ही नहीं। तो यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए हम पर्वतों को, पहाड़ों को, इन सभी को प्रकृति की निगाह से नहीं देखते। अगर हम प्रकृति की निगाह से देखते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर हम आदमी की निगाह से देखते हैं तो इन जगहों पर जाकर हम गंदगी फैला देते हैं, करते हैं ना, आदमियों को तो ये वो चीजें हैं। तो वही चीज उन्होंने बोला कि जब हम प्रकृति की चीजों को प्रकृति की निगाह से देखते हैं तो उसी तरीके से हम आज पक्षियों को भी पक्षी की निगाह से देखें, है ना, यही चीज है। आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटा महसूस कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सालिम अली ने खुद क्वेश्चन किया है कि अगर आप एक आदमी की निगाह से पक्षियों को देखते हो, आदमी की निगाह से पक्षियों को देखते हो, तो अगर किसी पक्षी का धुन तुम्हें अंदर बहुत अच्छा में तुम्हें लगेगा तो तुम सुनकर उसे इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर पक्षियों को पक्षी की निगाह से देखोगे, ठीक है, अगर पक्षियों को हम पक्षी की निगाह देखेंगे तो उसकी आवाज कहीं ना कहीं हमारे अंदर तक बैठेगी और हमें जो है बहुत सुकून प्रदान करेगी। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, किसी को ना किसी चीज को लेकर सुकून मिलता होगा, सिंपल है, मिलता होगा। किसी को बुक रीड करने में मिलता है, किसी को थोड़ा सा ऐसे वॉक करने पे मिलता है, किसी को इत्मीनान से बैठ जाने से मिलता है, किसी को सोने से मिलता है। तो ये जो सुकून होता है हम उसी में रम जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम प्रकृति के किसी दृश्यों को देखने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप पहाड़ों पर जा रहे हो, तो पहाड़ देखोगे बर्फ वाले हैं, हरियाली वाले हैं, बादल आ रहे हैं, छा रहे हैं, झरने निकल रहे हैं, तो इन सारी जगहें तुमको इतना ज्यादा अंदर तक प्रभावित करेंगी कि तुम एकदम एक दिमाग से अच्छा इत्मीनान महसूस करोगे, दिलो दिमाग एकदम शांत होगा, ठीक है। तो ऐसा ही पक्षियों के साथ होता है। अगर पक्षियों की आवाज कहीं ना कहीं हमें अंदर तक वो सुकून देती है तो इसका मतलब क्या है कि हम पक्षियों को पक्षियों की तरह महसूस कर रहे हैं। और अगर वो सिर्फ हमने हाँ आवाज पड़ी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो हमारा आदमी वाला रिएक्शन है, हम इन मनुष्यों की तरह उसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर पहला प्रश्न है, गद्यांश में सोए हुए पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सालिम अली के लिए, जाबिर हुसैन के लिए, सालिम अली के लिए, पक्षियों के लिए, आकाश के लिए? तो यहाँ पर सोए हुए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो है सालिम अली के लिए। नेक्स्ट आते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह किसका कथन है? ये कथन है सालिम अली का, जाबिर हुसैन का, सालिम अली का, तहमीना का या लॉरेंस का? तो सही क्या है? सालिम अली ने यह बात कही थी। सालिम ने लोगों की किस भूल की तरफ ध्यान आकर्षित किया है? पक्षियों को आदमी की निगाह से देखने का। देखते हैं, पक्षियों की हत्या की तरफ, पक्षियों की आवाज की तरफ, पक्षियों को मनुष्य की नजर से देखने की तरफ या पक्षियों के उचित भोजन की तरफ? तो सही क्या है?
पक्षियों को मनुष्य की नजर से देखने की तरफ, कि भाई जो आदमी है वो पक्षियों को आदमी की निगाह से देखता है, ये भूल है। सालिम अली जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे किस नजर से देखने को उचित मानते हैं? अब ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें वो किस निगाह से देखने के लिए उचित मानते हैं? जाहिर सी बात है वो जो है प्रकृति की नजर से देखने को उचित मानते हैं, मनुष्य की नजर से, भगवान की नजर से, प्रकृति की नजर से, या सालिम की नजर से। तो सही क्या है? अब जब हम प्रकृति को देख रहे हैं तो हम प्रकृति की निगाह से देखेंगे ना, तभी हम प्रकृति से प्रेम कर पाएंगे। सिंपल सी एक चीज, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, पापा मम्मी को अगर आप देखो या छोटे भाई बहनों को देखो, तो जब बड़े मम्मी पापा को देखोगे तो उनकी तरफ आपका प्रेम रहेगा और साथ ही साथ आदर सम्मान रहेगा। लेकिन छोटों की तरफ देखोगे तो आपकी केयर रहेगी और प्रेम रहेगा। तो हम जब किसी को देख रहे हैं, आप किसी बुजुर्ग को देखोगे तो आप हेल्प करने की निगाह से देखोगे, आप हाँ कि उसको किसी चीज की जरूरत है तो हम हेल्प करते हैं। तो हम जब किसी को देखते हैं तो उसको उस निगाह से हमें देखना होता है। आबशार से क्या तात्पर्य है? तालाब, नदी, झरना या बगीचा? तो आबशार का मतलब होता है झरना। ठीक है, चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पे, इसको ठीक से पढ़ते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियां को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, तो वही जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि बहुत समय पहले जो है श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाई होगी, गोपियों के साथ शरारत करी होगी। लेकिन आज भी वहां पर अगर हम जाएं तो हम श्री कृष्ण की बांसुरी को, श्री कृष्ण को अपने आसपास महसूस करते हैं। ठीक है, तो वही कहा, कब माखन भरे भांडे तो फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। यानी कि ये टाइम बहुत पहले का है। कब का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये काम बहुत पहले हुआ था, आज से 5-7 हजार साल पहले हुआ होगा। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। यानी कि जो बाल लीलाएं रची थी वो बहुत पहले रची थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमयी हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। अगर आज भी आप वृंदावन जाओ तो यमुना नदी के अगर सांवले पानी को देखोगे तो आपको वहां पर कालिया नाग और श्री कृष्ण द्वारा जो घटना करी गई थी कि किस तरीके से कालिया नाग को पछाड़ कर उन्होंने उस यमुना नदी से भगाया था, वो घटनाक्रम स्वतः ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो वही सारी चीजें। फिर है, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अब क्या होता है, सुबह सुबह अगर वृंदावन की गलियां होती हैं तो सभी नदी की तरफ जाते हैं स्नान करने में, क्योंकि वो नदी बहुत पवित्र मानी जाती है। श्री कृष्ण कभी वहां पर जो है विचरण करते थे, वहां नदी में खेलते थे, स्नान करते थे, इसलिए वो जगह बहुत शुभ मानी जाती है। तो सभी जो है सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। और कभी लगता है कि एकदम से उस भीड़ में से अभी कान्हा निकल कर आएंगे और बंसी बजाने लगेंगे और बंसी बजाएंगे और सभी जो है उस बंसी की धुन में खो जाएंगे और सब अपनी सुध-बुध खोकर उनके पैर थम जाएंगे। तो मतलब आज इतने सालों बाद भी हम श्री कृष्ण को वहां महसूस कर सकते हैं। जैसे सब कुछ क्षणों के में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण जी का वर्णन ये बताने के लिए किया पूरी तरीके से कि श्री कृष्ण आज से हजारों साल पहले वृंदावन में जो है रहे, अपनी बाल लीलाओं को दिखाया और पूरी तरीके से उस वृंदावन को उन्होंने कृष्णमय कर दिया। लेकिन आज इतने हजारों साल बाद भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं।
वहाँ की आप झाड़ियों में ले लीजिए, नदी किनारे ले लीजिए, पतली पतली गलियों में ले लीजिए, हल्के से सुकून भरे पल में ले लीजिए, हर जगह हम कृष्ण को महसूस करते हैं। तो ये बताने का तात्पर्य क्या है जाबिर हुसैन जी का? जाबिर हुसैन जी ने इसको इसलिए बताया है कि आज भले सालिम अली नहीं है, लेकिन उन्हें आज हम इन पक्षियों में तब भी महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। तो आज हम इन पक्षियों में भी क्या है, श्री कृष्ण को महसूस करते हैं। देखिए, अब इन पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वृंदावन में किसके संगीत का जादू चलता है? श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण की बांसुरी का, पक्षियों का, या उपरोक्त सबका? तो सही क्या है? श्री कृष्ण की बांसुरी का जादू आज भी चलता है। वृंदावन में किसने कौन सी लीला रची थी? श्री कृष्ण जी ने रासलीला रची थी। चलिए देखते हैं, श्री कृष्ण ने रासलीला रची, राम ने रामलीला, कंस ने, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो क्या हुआ? श्री कृष्ण ने रासलीला रची। वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? मंदिर के कारण, यमुना नदी के कारण, श्री कृष्ण लीला स्थली होने के कारण, या पेड़ों के कारण? तो आप बताइए, वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। शोक शब्द से क्या अभिप्राय है? सूखा हुआ, चंचल, सोखने वाला, या कमजोर? तो शोक का मतलब होता है चंचल। क्या होता है? चंचल, जो थोड़ा नॉटी टाइप का होता है। जैसे श्री कृष्ण जी थे, थोड़े से चंचल थे ना, वैसे। गोपियां किसकी शरारत का शिकार हुई थी? श्री कृष्ण की शरारतों का शिकार हुई थी। ग्वालों के, माधों के, श्री कृष्ण के, या श्री बरलाम यानी कि दाऊ के? तो सही क्या है? श्री कृष्ण की शरारतों के शिकार हुई थी। चलिए, अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पे। जरा इसको ध्यान से देखिए कि क्या है भाई गद्यांश 4 में। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मिथकों की उस दुनिया, यानी कि श्री कृष्ण की जो दुनिया है, ये कहते हैं कि मिथक है, कि पता नहीं थे या नहीं थे। लेकिन जो है, इस दुनिया में हम नजर डालें उससे पहले हम डालते हैं उस कमजोर से काया वाले सालिम अली की दुनिया में। ठीक है, क्योंकि ये तो व्यक्ति चित्र है सालिम अली जी का, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने से थोड़े ही दिन तो बचे थे। उम्र की सती यानी कि 100 साल की उम्र होने के कुछ ही वर्ष बचे थे, कुछ ही दिन, यानी कि ये 100 साल के हो जाते। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। अब जाबिर हुसैन कहते हैं कि भाई अभी 100 साल होने में कुछ ही दिन बचे थे, कुछ दिन में ये 100 साल हो जाते। लेकिन जहां तक अगर देखा जाए तो शायद वो जो है, वो इतनी पक्षियों के बारे में जानने के लिए वो इतनी लंबी यात्राओं पर निकलते थे कि इस यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। और उनको बीमारी कौन सी हो गई थी? कैंसर की, जो उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि मौत के इतने नजदीक आकर भी ये कहें कि उनकी आंखों से वो पक्षी, मतलब कहते हैं ना, बीमारी थी, उम्र था, उसके बावजूद भी उनकी आंखों से पक्षियों की हिफाजत के लिए, उनके संसार के लिए जो उनकी आंखों में चमक होनी चाहिए, वो अलग नहीं। मौत से पहले भी वो चीज अलग नहीं हुई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी। यानी कि आप अगर सालिम अली की जो फोटो आपके बुक में भी है उसमें ध्यान दीजिए, उनके गले में जो है वो एक दूरबीन टंगी हुई है। वो हमेशा वो दूरबीन टांग के रखते थे, क्योंकि कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, वो बस पक्षियों को देखना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वही वो कह रहे हैं जाबिर हुसैन जी कि भाई जब सालिम अली जी की मृत्यु हो गई उसके बाद ही उनके पास से वो दूरबीन हटी, नहीं तो हमेशा उनको आप उनकी दूरबीन के साथ ही देखते थे। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है? गद्यांश में सालिम अली की किस विशेषता को उजागर किया गया है? कौन सी विशेषता है? ऑप्शन देखिए पहले, तेज नजरों की, दुबले पतले होने की, दूरबीन की, या उपरोक्त सभी की? तो इनकी जो विशेषता है वो है दुबले पतले होने की, मतलब दुबला पतला उनका शरीर था।
एक तो एज भी थी, दूसरा उनके साथ में जो था उनको बीमारी भी ऐसी थी, तो इस वजह से क्या था कि वो बहुत दुबले पतले थे। दूसरा प्रश्न यानी कि खा है, सालिम अली को कौन सी बीमारी थी, कौन सी बीमारी हुई थी? कैंसर की बीमारी थी, है ना? क्या है? अल्सर, मेजाइटिस, कैंसर या आंत्रशोथ? तो सही क्या है? कैंसर। नेक्स्ट आते हैं, मिथक से क्या अभिप्राय? उन्होंने बोला ना कि इन मिथकों की दुनिया से, तो मिथक का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन देखें, प्राचीन कथाओं का तत्व जो नवीन परिस्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, मीठा तत्व, प्राचीन कला या आदिकालीन? तो यहाँ पर मिथक का तात्पर्य है प्राचीन कथाओं का तत्व जो नवीन परिस्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। कहने का तात्पर्य है प्राचीन समय में जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उनको लेकर जब एविडेंस नहीं रहते, हम पुख्ता तरीके से ये चीज़ नहीं कह सकते कि नहीं श्योर है ये चीज़ हुई है, तब क्या होता है वो नए समय में नए अर्थ ग्रहण कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मिथक कहते हैं। मिथक का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पुरानी घटनाओं को झुठला रहे हैं कि ये काम हुआ ही नहीं है। हम अश्योर नहीं है कि ये हुआ है, मगर हुआ है तो किस समय पर हुआ है, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें होती है। लेखक ने सालिम अली की आंखों की रोशनी को किसके प्रति समर्पित बताया है? अब उनकी आंखों की रोशनी किसके प्रति समर्पित रहती थी? वो पक्षियों की तलाश में हमेशा रहती थी। हमेशा वो पक्षियों का एक बढ़िया सा संसार, सारी चीजें, भाई किसी पक्षी को कोई तकलीफ या दुख या कोई परेशानी तो नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर वो विचलित रहते थे। ऑप्शन देखिए, पक्षियों की तलाश के प्रति, पक्षियों के हिफाजत के प्रति, उपरोक्त दोनों या संसार के जीवन के प्रति? तो यहाँ पर क्या है कि वो रहते थे क्या? दोनों के प्रति, यानी पक्षियों की तलाश करते रहते थे और साथ ही देखते थे कि वो पूरी तरीके से सिक्योर है कि नहीं है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ नहीं है। अगर किसी चीज को लेकर तकलीफ है, कुछ है, तो वो उस चीज को लेकर कोशिश करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा? वो पक्षियों की तलाश के प्रति और उनके हिफाजत दोनों के प्रति समर्पित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सालिम अली की आंखों पर ताउम्र क्या चढ़ा रहा? उनकी आंखों पर ताउम्र दूरबीन चढ़ी रही, यही थी ना? तो देखिए, चश्मा, दूरबीन, पक्षियों के प्रति जिज्ञासा या उपरोक्त सभी? तो सही क्या है? दूरबीन। दूरबीन क्यों रखते थे आप बता सकते हो? देखिए, पक्षी हमसे वो उड़ सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन उड़ सकते थे, हम तो उड़ नहीं सकते। तो अब जब वो अगर उड़ के दूर तक जाएंगे तो हम उनके पीछे तो जा नहीं सकते, तो उनको देखने करने के लिए दूरबीन रखी जाती थी, ताकि वो कहीं दूर पे हैं तो उनको आसानी से हम देख सकें, जान सकें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है सालिम अली हमेशा अपने पास एक दूरबीन रखते थे और मौत के बाद ही वो दूरबीन उनसे अलग हुई, नहीं तो ताउम्र उनकी आंखों पर वो दूरबीन चढ़ी रही थी। चलिए, अब हम आगे गद्यांश संख्या 5 पे क्या दिया गया है? उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के देखे गए हैं। अब एकांत के क्षण मतलब जो उनके, मतलब अब हमेशा रात के समय तो नहीं ना पक्षी देख सकते हैं, तो एकांत के क्षण जिस समय वो अपनी वाइफ के साथ हैं या अपने घर में अपने बच्चों के साथ में, उस टाइम पे दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। कैसा? कुछ कुछ वैसा ही जादू था जैसा पक्षियों के होता है, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। यानी कि सालिम अली को जो है वो अपने घेरे में, मतलब सालिम अली की आंखों में वो चमक होती थी कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते थे, क्योंकि पक्षियों को लेकर वो इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते थे कि प्रकृति के भी वो कहीं ना, भाई पक्षी जो है वो प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति भी अगर बचेगी तभी तो पक्षी बचेंगे, तो वो चमक उनकी आंखों में स्वतः ही दिखती थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। अब ये लाइन देखिए, समझिएगा, सालिम अली ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, अपने प्रभाव में प्रकृति को लाते थे। अब मान लिए ये कैसे संभव है कि जब हम पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित हो जाएंगे तभी प्रकृति हम में रच बच जाएगी, ठीक है ना? आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, आप इवन आप लोग जो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे रील्स स्क्रॉल करते होंगे, वहां देखते होंगे ना बहुत सारे लोग ऐसे, उन्होंने अपने घर में इतने पेड़ लगा रखे, इतनी तरह के पेड़, मतलब क्या है,
वो प्रकृति की तरफ समर्पित हुए तो आज प्रकृति उनमें झलकती है। अपने घर को पूरी तरीके से उन्होंने प्राकृतिक रूप से, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा घर प्राकृतिक रूप से ठंडा करते हैं, लाइट्स भी वहां आप नेचुरल वे में लेते हो, पूरे दिन स्टोर करने के बाद रात में भी आपको वो नेचुरल लाइट ही आपको प्रभावित करती है। मतलब आप किसी भी तरह से कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से प्रकृति का ध्यान रख रहे हो, प्रकृति में बस गए हो, इसीलिए प्रकृति आज आप में झलकती हुई दिखाई देती है। तो सालिम अली भी उन्हीं लोगों में से थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी, यानी कि उनकी पत्नी तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी रही। अब देखिए भाई, ऐसे व्यक्ति के साथ वही व्यक्ति शादी कर सकता है जो खुद इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखता हो। तो स्कूल के दिनों में तहमीना और सालिम अली एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे, एक दूसरे को समझते थे और आगे चलकर एक वैवाहिक बंधन में भी बंधे। चलिए अब इस पर प्रश्न है, पहला है बर्ड वॉचर से क्या अभिप्राय है। बर्ड वॉचर क्या होता है? पक्षियों पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति, पक्षियों के बारे में पढ़ने वाला व्यक्ति, पक्षियों को गिनने वाला व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो बर्ड वॉचर का मतलब होता है पक्षियों पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति। कि देखिए पक्षी कौन कौन से पक्षी हैं, वो किस तरीके से घर में रहते हैं, उनके कितने बच्चे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं, उन्हें उड़ना कैसे सिखाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ पर मौसम के हिसाब से कहाँ विचरण करते हैं, ये सारी चीज़ें एक बर्ड वॉचर को ध्यान रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आते हैं गद्यांश के प्रारंभ में उन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उन जो बोला जा रहा है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सालिम अली के लिए, जुबैर हुसैन के लिए, तहमीना के लिए या उपरोक्त किसी के लिए नहीं। तो गद्यांश में जो उन शब्द है वो सालिम अली जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। सालिम अली के जीवन में क्या विशिष्ट था? सबसे ज्यादा विशिष्ट जो उनके लिए अहम था वो क्या था? पक्षी प्रेम, दूरबीन, चश्मा या नजर। तो उनके लिए जो सबसे अहम है वो है पक्षी प्रेम। वो पक्षियों से बेइंतहा प्रेम करते थे। ठीक है। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यानी कि सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना। क्या नाम था? तहमीना। फ्रीडा, तहमीना, बर्ड वॉचर या उपरोक्त कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? तहमीना। नेक्स्ट आते हैं लेखक सालिम अली को किस श्रेणी में रखते हैं? किस श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन देखेंगे तभी हम देख पाएंगे। वह श्रेणी जिसमें प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की श्रेणी में, वैज्ञानिकों की श्रेणी में या समझने की श्रेणी में। तो लेखक ने जो है वो सालिम अली को कौन सी श्रेणी में लिखा है? वह श्रेणी जिसमें प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 6 पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब देखिए क्या होता है, अगर सालिम अली एक बर्ड वॉचर हैं तो जाहिर सी बात है प्रकृति को बचा के रखना तो जरूरी है, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी पक्षी बचेंगे। तो यही हुआ। एक बार क्या देखा उन्होंने, केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं का बहुत हमला हो रहा है। तो डर ये था कि कहीं ये जो साइलेंट वैली जो वो एक वर्षावन है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल जाए। तो इस चिंता के साथ वो उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिनसे मिले, जो कि खुद एक किसान परिवार से आते थे और पृथ्वी से जुड़े हुए इंसान थे। मतलब काफी हद तक अगर देखा जाए तो सालिम अली के प्रकृति प्रेमी थे, तो चौधरी चरण सिंह भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जाहिर सी बात है, अगर हम गांव से टच रखते हैं, जब गांव में बारिश की पहली बूंद जमीन पर पड़ती है तो लोगों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि किसान की खेती उसी वर्षा पर डिपेंड होती है और उसकी महक सारी महक से अलग होती है। तो उसके महत्व को जानने वाले इंसान थे चौधरी चरण सिंह, यानी कि एक तरीके से किसान परिवार से ही वो आते थे।
पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने काफी उनकी आंखों को नम कर दिया। सालिम अली जी जब चौधरी चरण सिंह जी से मिले तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन रेगिस्तानी हवाओं से केरल की साइलेंट वैली को खतरा है। ये सारी चीजें जब सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह जी के सामने रखी तो चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई। अब नम हो जाने का मतलब क्या है कि वो वाकई बहुत टच फील कर रहे थे कि हाँ, मेरी तरह से इस तरीके से प्रकृति को प्रेम करने वाले और भी लोग हैं। ये जानकर उनको एक अंदर से दिली खुशी हुई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव को रखने का संकल्प लेगा? मतलब वो लोग चले गए जो प्रकृति से इतना ज्यादा प्रेम करते थे। कौन अब इस भारत की प्रकृति की तरफ इतना ध्यान देगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी कि कौन जो है इन पक्षियों के बारे में सोचेगा, समझेगा और इनकी फिक्र करेगा? ये टेंशन किसकी है? खुद जाबिर हुसैन जी की है। चलिए आते हैं अब इस गद्यांश पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सालिम चौधरी चरण सिंह जी से क्यों मिले थे? साइलेंट वैली में आती हुई रेगिस्तानी हवाओं के खतरे को लेकर मिले थे, है ना? ऑप्शन देखिए, साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, अनुदान के लिए या पंक्तियों पर शोध के लिए। तो सही क्या है यहाँ पर? आपका फर्स्ट ऑप्शन, साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा से बचाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, अरुणाचल। तो सही क्या है? केरल। नेक्स्ट आते हैं, चौधरी चरण सिंह कौन थे? वो एक प्रधानमंत्री थे उस समय। तो देखिए क्या है, एक पक्षी प्रेमी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पशु संबंधी मंत्री या उपर्युक्त कोई भी नहीं। तो सही क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, चौधरी चरण सिंह की आंखें नम क्यों हो गई? अब उनकी आंखें नम क्यों थी? देखिए, सालिम से मिलकर, पर्यावरण से संबंधित खतरा देखकर, पक्षियों की स्थिति देखकर, अपना गुणगान सुनकर। तो क्यों नम थी? वो थी पर्यावरण का संभावित खतरा देखकर, अरे ये खतरा है, इस तरीके से देखकर नम हो गई थी। लेखक ने किसे लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों का वकील कहा है? किसको बोला है? अब वो पक्षियों के लिए वकील तो एक ही थे, सालिम अली जी। तो यहाँ पर देखते क्या है, सालिम अली को, जाबिर स्वयं को, चरण सिंह को या साइलेंट वैली को? तो सही क्या है? सालिम अली को। चलिए अब आ गए हम गद्यांश संख्या 7 पर। यहाँ पर क्या दिया गया है? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। नाम याद रखना, फॉल ऑफ अ स्पैरो। अब फॉल ऑफ स्पैरो उन्होंने क्यों रखा था? क्योंकि बचपन में उनकी एयरगन से एक स्पैरो जो है वो गौरैया घायल हो गई थी, उसकी देखभाल करी थी और उसी के बाद से इनके जीवन में जो है पक्षियों को लेकर बहुत ज्यादा प्रेम जागा और इनका पूरा एक इन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य ही पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। इसीलिए इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा क्या? फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो डीएच लॉरेंस जो हैं एक राइटर थे और साथ ही साथ जो है वो सालिम अली जी की तरह एक प्रकृति प्रेमी भी थे। तो यहाँ पर इसीलिए डीएच लॉरेंस का नाम भी आया है। तो अब डीएच लॉरेंस के बाद उनकी पत्नी थी फ्रीडा। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने पति के बारे में कहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि भाई मुझसे ज्यादा तो छत पर बैठी गौरैया मेरे पति के बारे में ज्यादा जानती है, क्योंकि उनके पति जो हैं इसी तरीके से पक्षियों और प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताते थे। तो इसीलिए फ्रीडा ने ये बात कही। तो क्या कहे, अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी। अब जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति अगर गौरैया के साथ इतना समय पक्षियों के साथ बिता रहा है तभी तो ये बात कही उनकी पत्नी ने ना। मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना।
जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, तो फिर उसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही चीज यहाँ पर फ्रीडा को भी महसूस हो रही थी लॉरेंस की मृत्यु के बाद में। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस जो है ज्यादा समय उसके साथ बिताते थे, एक अपनत्व का भाव रखते थे। जब हम अपनत्व का भाव रखते हैं तो अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे रिश्ते, सब कुछ उसके सामने खोलते हैं। तो फ्रीडा ने ये कहा कि भाई गौरैया जहां तक सिर्फ लॉरेंस के बारे में नहीं, हम दोनों यानी कि फ्रीडा और लॉरेंस दोनों के बारे में वो गौरैया कहीं ज्यादा आपको बता सकती है। चलिए अब इस पर आ जाते हैं हम 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? क्या नाम था? फॉल ऑफ अ स्पैरो। देखिए क्या है, सालिम अली एक आत्मकथा, फॉल ऑफ अ स्पैरो, बर्ड वॉचर या पक्षी विज्ञानी सालिम। तो सही क्या है आपका नंबर 2, फॉल ऑफ अ स्पैरो। नेक्स्ट आते हैं, डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? फ्रीडा। क्या नाम था? फ्रीडा। फ्रीडा, स्पैरो, तहमीना या बर्डी? तो सही नाम है फ्रीडा। फ्रीडा अपने पति डीएच लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखने से इनकार क्यों कर दिया? क्या कारण था कि वो कुछ भी अपने पति के बारे में नहीं लिखना चाहती थी, उससे इनकार कर दिया था? इसका रीजन क्या है? उसे अपने पति के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है, वह अपना कुछ भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। वे समझती थी कि लॉरेंस के बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया उनसे अधिक जानती है। तो सही क्या है? नंबर 3। तो यहाँ पर वे समझती थी कि लॉरेंस के बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया उनसे अधिक जानती है। अब आ जाते हैं हम घा पे। किस पे आ जाते हैं? 4th क्वेश्चन। फ्रीडा के लिए क्या असंभव था? क्या चीज जो है वो एकदम मुश्किल थी, वो नहीं कह सकती थी? पति के बारे में लिखना, चिड़िया को देखना, दूरबीन देखना या चिड़िया के साथ रहना? तो उसके लिए असंभव था पति के बारे में लिखना, क्योंकि उसका कहना था कि शायद ये गौरैया उनसे ज्यादा और अच्छा आपको बता सकती है लॉरेंस के बारे में। लॉरेंस कैसा आदमी था? किस तरीके का? खुला और सादे दिल का। नेक्स्ट है, विद्वान और लेखक, बेरोजगार या संत समान? तो कैसा था? वो खुला और सादे दिल का व्यक्ति था लॉरेंस, क्योंकि देखिए वो एक राइटर भी थे। लॉरेंस क्या है? एक राइटर भी थे। तो इस वजह से जो है वो सारी चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा रखते थे। कवि वगैरह या जो पोइट्स होते हैं या जो राइटर होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपने दिल की बातों को रख सकते हैं। तो यही चीज उनके अंदर थी। चलिए अब आ गए हम गद्यांश संख्या 8 में, और ये है हमारा आखिरी गद्यांश। ठीक है, क्या दिया है? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। अब ये जटिल व्यक्ति कैसे हुए? जटिल व्यक्ति जो मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, जिन्हें किसी में नफा नुकसान ये सारी चीजें ज्यादा देखते हैं, ऐसे लोगों को जटिल बोला जाता है, जिनके लिए इमोशंस की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो है वो सालिम अली को नहीं समझ सकते। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब ये कहते हैं कि बचपन में एक बार क्या हुआ था, उनके मामा ने उन्हें एक एयर गन दी। ठीक है, एयर गन दी खेलने के लिए। अब ये खेलते खेलते एयर गन चला दिए। अब एयर गन से जो बंदूक गोली निकली वो जाकर एक गौरैया को लगी। अब एयर गन से कोई भाई मर तो नहीं सकता, लेकिन वो छोटी सी गौरैया, उसको हिट किया, उसको चोट लग गई। अब वो तुरंत ही गिर पड़ी नीचे। अब जब लॉरेंस क्या कहते हैं सालिम अली ने ये चीज देखी तो वो बड़ा दुखी हुए। उन्होंने उस गौरैया को उठाया, उसको मरहम पट्टी करी, उसको सहलाया, कुछ दिन उसकी देखभाल करी, फिर जब वो सही हो गई तो उसको उड़ा दिया। लेकिन इस वाक्य ने उनके जीवन को बदला और वो क्या बन गए? एक पक्षी प्रेमी की तरफ मुड़ गए। तो वही यही बोल रहे हैं कि वो एयर गन से घायल होने वाली जो गौरैया थी नीले कंठ वाली, वो उन्हें सारी जिंदगी जो है प्रेरित करती रही इन पक्षियों के बारे में खोजने और जानने के लिए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। अब चूंकि भाई पूरी तरीके समर्पित नहीं थे, वो सांसारिक जीवन भी जी रहे थे, तो सांसारिक जीवन में जब भी वो वापस आते तो कभी उनका मन डिगता नहीं था, मतलब कभी विचलित नहीं होता था अरे कहाँ हम जंगलों में जाएं, पक्षियों के पीछे दौड़े, ये आराम की जिंदगी जीते। नहीं, कुछ दिन रहे फिर वो निकल जाते थे, यानी कि ये सांसारिक मोह में वो फंसने नहीं पाते थे।
वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक यानी कि जो प्राकृतिक रूप की जो लाइफ होती है, जिसमें आप कोई भी आधुनिकता नहीं देखोगे, उस जीवन का वो प्रतीक थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो समझ में आया, प्रकृति की दुनिया में वो सिर्फ एक छोटा सा टापू नहीं, अथाह सागर बने, यानी कि उनके पास उन पक्षियों को लेकर अथाह ज्ञान था। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो लोग सालिम अली को बहुत ही करीब से जानते हैं और वो जानते हैं कि वो हमेशा यायावरी यानी कि घुमक्कड़ जीवन शैली जीते रहे। अब घुमक्कड़ क्यों? पक्षियों को जानने के लिए घर में बैठ के तो नहीं जान सकते ना, उसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो लोग उनकी शैली को जानते हैं तो उन्हें आज भी लगता है कि वो कहीं गए हुए हैं पक्षियों की खोज में। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लगता है वो आज भी इन पक्षियों के पीछे ही कहीं पर है। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, लॉरेंस और सालिम में क्या समानता थी? दोनों प्रकृति प्रेमी थे, इन्हें पक्षियों से असीम प्रेम था। उपरोक्त दोनों या दोनों कवि थे? तो सही यहां पर क्या हम देंगे, उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों प्रकृति प्रेमी थे और दोनों को पक्षियों से प्रेम भी था। नेक्स्ट आते हैं, सालिम अली को नित्य नई खोज की तरफ प्रेरित करने वाला कौन था? कौन उन्हें बहुत ही ज्यादा आगे प्रेरित करता? वो गौरैया नीले कंठ वाली जो उनकी एयर गन से घायल हुई थी। पत्नी, माँ, दादी, गौरैया जो बचपन में उनकी एयर गन से घायल हुई थी। तो सही है, गौरैया जो बचपन में उनकी एयर गन से घायल हुई थी। सालिम अली के घुमक्कड़ी स्वभाव से परिचित लोग सालिम अली की मौत के बाद भी क्या महसूस करते हैं? ये महसूस करते हैं कि सालिम अली आज भी पक्षियों की तलाश में कहीं गए हुए हैं। सालिम अली अभी भी उनके बीच जीवित हैं। सालिम पक्षी बन गए हैं। सालिम पक्षियों की खोज में निकले हैं या उपरोक्त सभी? तो क्या लगता है उनको कि सालिम पक्षियों की खोज में आज भी निकले। ये नहीं है कि वो मर गए, बस ये निकला है कि आज भी वो कहीं ना किसी सफर में किसी पक्षी के पीछे गए हुए हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में किस रूप में उभरे? एक सागर अतः सागर के रूप में उभरे। पक्षी के रूप में, सागर के रूप में, नेता के रूप में या संत के रूप में? तो सही कहता, वो एक सागर के रूप में उभरे। निम्न में से सालिम की स्वभाव की विशेषता है। अब उनके स्वभाव की विशेषता क्या है? भ्रमणशील, पक्षी प्रेमी या याचाकर या उपरोक्त सभी? तो उनके स्वभाव की विशेषता है पक्षी प्रेमी। चलिए यहां पर अब हमारे जो गद्यांश आधारित प्रश्न थे वो सभी खत्म हो गए। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो करीबन 10 प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? अब ये पाठ जो सांवले सपनों की याद जो पाठ दिया गया है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। तो हर चैप्टर का नाम, उसके राइटर आपको पता होने चाहिए। प्रेमचंद हुसैन, जाबिर हुसैन या कोई नहीं? तो सही है जाबिर हुसैन। नेक्स्ट आते हैं, सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किस नजर से देखना चाहते हैं? कौन सी नजर से देखना चाहते हैं? पक्षियों की नजर से, जानवरों की नजर से, आदमी की नजर से या एक जीव की नजर से? तो क्या सही था? आदमी की नजर से, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, लेखक ने कहाँ का जिक्र करते हुए कृष्ण की बचपन की यादों को याद किया है? कहाँ का जिक्र किया है? वृंदावन का। वृंदावन का जिक्र किया है ना, देखिए क्या है, यशोदा जी का, वृंदावन का, द्वारका का या नंद जी का? सही है वृंदावन का। नेक्स्ट आते हैं, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? किसकी याद दिलाता है? ये श्री कृष्ण जी की याद दिलाता है। यशोदा जी का, नंद जी की या कृष्ण जी की या कंस की? तो सही है श्री कृष्ण जी की। वृंदावन आज भी किससे खाली नहीं हुआ है? किससे खाली नहीं है? वृंदावन आज भी श्री कृष्ण के बांसुरी के जादू से खाली नहीं है। तो देखिए क्या है, श्री कृष्ण की यादों से, वहां की चहल पहल से, वहां की हरियाली से, श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से। तो कहिए उनकी बांसुरी के जादू से। सालिम अली को किस रूप में याद किया जाता है? एक पक्षी प्रेमी के रूप में। चलिए देखते हैं, पक्षी प्रेमी, अच्छे लेखक, एक अच्छे इंसान या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो सही क्या है? एक पक्षी प्रेमी के रूप में याद किया जाता है।
नंबर 7 है सालिम अली की उम्र लगभग कितने वर्ष की थी। सती पार करने का तात्पर्य क्या है कि लगभग 100 वर्ष के आसपास थी। तो देखिए क्या है, 80 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष या 50 वर्ष। तो सही ऑप्शंस क्या है, यहाँ पर होना चाहिए सती है, तो आई थिंक ये ऑप्शन गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सती दिया है ना, सती का मतलब होता है तात्पर्य यहाँ पर आपका 100 वर्ष का होता है। सती का ऑप्शन कितना होता है, 100 वर्ष का होता है। ये चीज ऑप्शन आपका सही है, ये गलत है। ठीक है, जो आपका गद्यांश में अभी हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनको कौन सी बीमारी हुई थी, उनको बीमारी हुई थी कैंसर की। कौन सी बीमारी थी, कैंसर की। ऑप्शन देखिए, कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, कैंसर या काली खांसी। सही है कैंसर। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह पक्षियों को किस चीज से निहारते थे। अब किस चीज से निहारते थे, दूरबीन से देखते थे ना वो, तो क्या है, आंखों से, मन से, दिल से या दूरबीन से। तो सही ऑप्शन है आपका दूरबीन से। प्रश्न संख्या 10 है। ओके, यहाँ पे सत्य असत्य का कथन है, चल पढ़ते हैं। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य। मेरे हिसाब से तो ये कथन एकदम ही सत्य है। वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं जाते थे, अपने प्रभाव में प्रकृति को लेकर आते थे। ये कथन एकदम सत्य है। तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारा ये चैप्टर सांवले सपनों की याद, जहां पर हमने देखा सालिम अली जी के बारे में, जो जाबिर हुसैन द्वारा लिखा एक संस्मरण था। ये चैप्टर काफी कुछ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और हमने आपको रेडी करा दिया। इसी तरह के कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में, तो उसको भी पढ़ के तैयार रखिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स आपको फटाफट समझ में आते रहे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।